प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के वार्षिक परीक्षा पेपर के बारे में। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर भी बताए जाएंगे, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं आज का प्रश्न पहला। पिछले वीडियो में हमने ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों के आंसर कर लिए थे, लेकिन फिर से एक बार हम इन प्रश्नों को पुनः देख लेते हैं। तो न्यूनतम मिश्रण का गुण पाया जाता है ठोस, द्रव, गैस और इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूनतम मिश्रण का गुण होता है वो गैसों में पाया जाता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पादित हो सकता है। तो इसमें है पहला नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन और डी है उपरोक्त सभी। तो जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं, तो नैप्थलीन भी ऊर्ध्वपातित हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन, अर्थात ये तीनों हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा द उपरोक्त सभी। तीसरा है, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड से, प्रोटीन से। तीसरा है, लिपिड व प्रोटीन से। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली बनी होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। चौथा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। तो चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं और दाह है विस्थापन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चाल। हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा। तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो जब वस्तु अपनी गति अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बा नंबर का दूसरा। छठवां है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक। तो कार्य का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वह जूल होता है, अर्ग होता है, वाट होता है या न्यूटन होता है। तो जो कार्य होता है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो पदार्थ है, यह पदार्थ जो होता है तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। दूसरा है कि प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ जो होते हैं वह शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और तीसरा है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो ये इस रिक्त स्थान भी 6 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक अंक का होगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। पांचवा है, ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। छठवां है, वर्मी कंपोस्ट में हम केंचुए का उपयोग करते हैं। प्रश्न तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर जब दाब बढ़ेगा और तापमान घटने से जो गैस होती हैं वो द्रव में बदल जाती हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है, निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। तो जो निलंबन होता है वो समांगी दिखता है, लेकिन जो वास्तव में यदि हम बात करें तो जो निलंबन है वो एक विषमांगी मिश्रण है। तीसरा है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, ये सत्य है। चौथा है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। तो ये भी सत्य है। पांचवा है, संवेग परिवर्तन की दल बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी सत्य है। और छठवां है, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। तो यह भी सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। तो जो दूसरा है स्वर्ण। तो स्वर्ण को ओरम एयू संकेत से दर्शाते हैं। तीसरा है, गति का प्रथम नियम। तो गति का नियम न्यूटन ने दिए थे, तो इसका राइट आंसर न्यूटन होगा। और चौथा है, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा में 1000 जूल प्रति सेकंड होते हैं। पांचवा है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है एक ये सुनने में सहायक युक्ति होती है। और छठवां है, रोहू। तो रोहू एक मछली की प्रजाति है। प्रश्न पांचवा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। दूसरा है, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है। तो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था द्रव होती है। तीसरा है, नारियल का रेशेदार युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो नारियल का रेशेदार युक्त छिलका जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। पांचवा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो जो गाड़ी का ओडोमीटर होता है जिसमें किलोमीटर लिखा होता है उसे वह दूरी को मापता है। पांचवा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है E के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। और छठवां है, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसके लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न छठवां है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है बिना तापमान को बदले किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो जो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है ये किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न सातवां है, तत्व एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो जो तत्व होते हैं ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, और जैसे उदाहरण के लिए सोना और चांदी। और जो यौगिक होते हैं ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जल, ये सभी क्या हैं, यौगिक हैं। अथवा कोलाडी विलयन के 2 गुण लिखिए। तो जो कोलाडी विलयन होता है, तो कोलाडी विलयन का गुण देखें तो पहला ये विषमांगी होते हैं। दूसरा, इनके कणों का आकार बड़ा होता है और ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। प्रश्न 8 में है, परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो जो परमाणु होता है यह अविभाज्य होता है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते।
अथवा अणु से आप क्या समझते हैं, तो जो अणु होते हैं ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के साथ ये स्वतंत्र रह सकता है। प्रश्न 9 है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका और दूसरा उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो स्थिर नहीं होता। अब हम देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो सोडियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 10 है ऐसे 2 अंगकों के नाम लिखिए जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जो लवक होता है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऐसे 2 अंग हैं जिनमें इनका खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है। अथवा लवक के 2 कार्य लिखिए। तो जो लवक होते हैं, पहला तो ये कि जो लवक है ये पुष्प और जो फल होते हैं उनको आकर्षक बनाते हैं, और दूसरा है जैसे हरित लवक है तो ये भोजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न 11 ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जो ऊतक होते हैं ये कोशिकाओं के ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है और ये एक ही प्रकार के कार्यों को करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं उनकी संरचना और उत्पत्ति अलग होने के बावजूद भी वे एक ही प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं। अथवा एरियोलर ऊतक के 2 कार्य बताइए। तो जो एरियोलर ऊतक होते हैं 2 कार्य, तो पहला यदि हम बात करें तो जो एरियोलर ऊतक होते हैं ये अंगों को स्थिर रखने में मदद करते हैं, अंगों को स्थिर रखने में मदद करते हैं और इनके बीच में जो स्थान होता है उसको बनाए रखते हैं। प्रश्न 12 है चाल एवं वेग में 2 अंतर बताइए। तो जो चाल होती है जब वस्तु एक निश्चित समय में जितनी भी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं, या हम कहें कि एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और जो चाल है ये अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है एसआई मात्रक, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड। और जो अब हम देखते हैं वेग। तो वस्तु के विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं और वेग जो होता है ये सदिश राशि है। अथवा दूरी एवं विस्थापन में 2 अंतर बताइए। तो जो दूरी है किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, या वस्तु के द्वारा जितना रास्ता तय किया जाता है उसे उस वस्तु की दूरी कहते हैं। और जो दूरी है ये भी अदिश राशि है। और विस्थापन, तो विस्थापन जो होता है ये 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है और ये सदिश राशि है। प्रश्न 13 एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं। तो जो वस्तु खड़ी हुई होती है उस पर कई प्रकार के बल कार्य करते हैं, जैसे है भगोलीय बल, विरोधी बल, त्वरण बल जिसे घर्षण बल कहते हैं, और बस का भार, ये कार्य कर रहे होते हैं। अथवा एक गतिमान बस पर कौन कौन से बल क्रियाशील होते हैं। तो इसमें एक है अग्रगामी और दूसरा है विरोधी बल। तो जो अग्रगामी बल होता है ये वस्तु के आगे बढ़ने में मदद करता है, जबकि जो विरोधी बल होता है ये वस्तु की गति को कम कर देता है। प्रश्न 14 है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो जो वस्तु का वेग होता है धीरे धीरे उसके वेग में वृद्धि होती जाती है। तो ये जो वृद्धि होती है पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करती है, अर्थात पृथ्वी के द्वारा वहाँ पर त्वरण उत्पन्न किया जाता है। और यह जो त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इस कारण इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं और इसका जो मान होता है वो 9.8 ms की पावर -2 होता है। अथवा है उत्प्लावकता क्या है। तो जो उत्प्लावकता होती है, तो उत्प्लावकता में हम जब वस्तु को तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं, और वस्तुओं के इस गुण को हम उत्प्लावकता कहते हैं। प्रश्न 15 में ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार यदि हम बात के अनुसार देखें तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इसका केवल हम रूप बदल सकते हैं। अथवा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर बताइए। तो जो गतिज ऊर्जा होती है यह किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है और इसमें हम किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसमें हम किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और जो गतिज ऊर्जा होती है इसके लिए सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv²
जबकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये होती है EP बराबर mgh। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रश्न 16वां है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो जो ध्वनि होती है जब ये स्रोत से निकलकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस ध्वनि स्रोत की ओर लौटती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। अथवा पराध्वनि के कोई दो उपयोग लिखिए। तो जो पराध्वनि होती है इसका उपयोग एक्सरे के रूप में किया जाता है, और जो आँख में ट्यूमर हो जाता है उसका पता लगाने में भी किया जाता है, और इसके साथ ही जो वस्तुओं की गहराई और उनकी दूरी को भी पराध्वनि के द्वारा मापा जाता है। फिर वह प्रश्न 17वां, फसल उत्पादन वृद्धि के लिए कोई दो उपाय। तो इसके लिए पहला है कि मतलब सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो। दूसरा, जो ज़मीन हो वो समतल हो अर्थात उसमें सुधार कार्य करें। और तीसरा है फसल चक्रण, यानी फसलों को अदल बदल कर बोया जाए। अथवा है फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु कोई दो उपाय बताना है। तो फसल सुरक्षा के लिए खेतों में अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए। फसल चक्रण अपना कर भी हम फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। और उचित उर्वरक का एक निश्चित मात्रा में उपयोग करके, और जो कीटनाशक होते हैं उनका भी हम एक निश्चित मात्रा में उपयोग करके फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। और पाले के दिनों में हमें जो खेतों की मेड़ होती है वहाँ पर जो कचरा हो उसको जला देना चाहिए, इससे धुएँ के कारण वहाँ पर पाला नहीं पड़ता। प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो जो सोडियम ऑक्साइड होता है उसका सूत्र होता है Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो होता है CaCO3। अथवा निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखना है। तो बुझा हुआ चूना, तो जो बुझा हुआ चूना होता है इसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। तो इसमें जो विद्यमान तत्व हैं ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr, तो इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होगा, और ब्रोमीन। पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें पोटेशियम, ऑक्सीजन और सल्फर। प्रश्न 19वां है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखना है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी बताए थे कि लामारी गोली। तो इसका जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो ला से हो जाएगा लाइसोसोम, मा से माइटोकॉन्ड्रिया, और री से रिक्तिका, और गो से गोल्जिकाय। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में हम नहीं लिखेंगे और यूकैरियोटिक में हाँ, बस। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, रिक्तिकाएँ नहीं पाई जाती, और गोल्जिकाय नहीं पाया जाता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, और गोल्जिकाय पाया जाता है। अथवा जंतु कोशिका या पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग इन दोनों जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्रों को अच्छी तरह से बनाना सीख लें या उनको तैयार कर लें। प्रश्न 20वां है, कोई मोटर बोट झील में भ्रमावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 ms की पावर 2 की नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है, तो जो गति का द्वितीय समीकरण होता है S बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ये द्वितीय समीकरण है। तो यहाँ पर जो S है वो दूरी को दर्शाता है, और u प्रारंभिक वेग के लिए, और t जो है वो समय को दर्शाता है, और a त्वरण के लिए दर्शाता है। तो हमको इस समीकरण से इसका मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग वो शून्य है। तो यहाँ पर हम जो प्रारंभिक वेग है वहाँ पर शून्य लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण बचेगा वो बचेगा केवल S बराबर, और टी का मान 8 है। तो जब 8 का गुणा शून्य में होगा तो किसी वस्तु का जब गुणा शून्य के साथ होता है गुणनफल शून्य ही आता है, अर्थात S बराबर हमको 1/2 AT के स्क्वायर इसमें हमको मान रख देना है। तो S बराबर 1/2 A के स्थान पर हम ये त्वरण, तो ये समय दिया गया है तो 3, और A का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S बराबर 1/2 गुणित 3 गुणित यहाँ पर 64 होता है, तो 2 का हम इसमें भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2 और 32 दूनी 64, तो 32 3 96। तो ये निकला आया बोट की दूरी 96 मीटर। अथवा है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ये न्यूमेरिकल सवाल हैं, और इनको सवाल को यदि हम हल करते हैं वीडियो के साथ में तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इन प्रश्नों के आंसर को पहले से इसमें एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कृत्रिम उपग्रह है इसकी जो जैसे ये कृत्रिम उपग्रह है, और ये इसकी कक्षा है, और इस कक्षा में कृत्रिम उपग्रह गति कर रहा है, अर्थात इसकी परिधि है। तो परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। तो
तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, मतलब देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह जो है उसकी चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि में, वृत्ताकार वृत्त जो है इसकी परिधि में घूम रहा है, यानी वृत्त की परिधि तो 2πr गुणित उसकी त्रिज्या देखें तो 42,250 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम इसमें गुणा करा देते हैं बटे समय, तो ये 24 घंटे में, तो 24 का गुणा कराएंगे प्लस गुणा 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 सेकंड का 1 मिनट, यानी 60 गुणित 60 सेकंड से हम गुणा करा देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये 26 55 71.43 मीटर में बदल जाता है। बटे में इसका हम जब गुणा कराएंगे तो ये 86,400 सेकेंड प्राप्त होते हैं। तो उस 86,400 सेकेंड का हम 26 55 71 में हम भाग दे देंगे तो हमें 3.70737 मीटर सेकेंड प्राप्त हो जाता है। तो ये इस कृत्रिम उपग्रह की चाल निकलाई। अब हम देखते हैं प्रश्न 11वां, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है। तो परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या जो होती है किसी परमाणु के कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में, या परमाणु जो होता है यानी नाभिक, तो नाभिक के बाहर कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। या किसी परमाणु के नाभिक के बाहरी कक्ष में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या, तो किसी जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तीसरा है समस्थानिक, तो जो समस्थानिक होता है इसमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। चौथा है संभारक, तो जो संभारक होता है इसमें भार एक समान होते हैं, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होते हैं या परमाणु संख्या वो अलग अलग होती है। अथवा है अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों, परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार 49.7% और ब्रोमीन 35 परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 81 50.3% के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 79 है और जो इसका परसेंटेज है वह 49.7% है। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो हम इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 81 है, तो 81 का गुणा हम 50.3% में करा देंगे और इनमें हम 100 का भाग दे देंगे। तो जब हम इन दोनों को भाग देते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 39.26 धन इसका जो मान है ये 40.74 है और दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये 80 यू निकलता है, 80 यूनिट। प्रश्न 22वां है, रेखित पेशियों से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती हैं रेखित पेशी और अरेखित पेशी को समझाइए। तो जो पेशियाँ होती हैं ये मांसल होती हैं और इनमें सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। और इन्हीं सिकुड़ने की क्षमता अर्थात संकुचन और शिथिलन, इनके कारण ये 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। तो जो रेखित पेशी होती हैं इन्हें हम इच्छा के अनुसार चलने वाली पेशियाँ भी कहते हैं और इनमें जो संकुचन और शिथिलन होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। और रेखित पेशियाँ जो होती हैं ये कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं, जबकि जो अरेखित पेशियाँ होती हैं इनमें संकुचन और शिथिलन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सभी अरेखित पेशी के उदाहरण हैं। अथवा पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो जो पौधे होते हैं एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा, तो जो पौधे होते हैं इनमें इनके बाहर की ओर बाह्य त्वचा पाई जाती है। बाहर की ओर पाई जाने वाली त्वचा को हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं और यह एपिडर्मिस जो होती है पौधों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही पदार्थों के विनिमय में भी सहायक होती है। फिर है प्रश्न 23वां, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, परिकलन करना है, मान निकालना है। तो अधिकतम ऊंचाई तक गेंद पहुंचती है। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 49 मीटर प्रति सेकंड है और जो वस्तु की ऊंचाई है वो h मीटर है। तो यदि हम बात करें तो जो वस्तु का गति का नियम होता है तो v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2gh। तो यहाँ पर जो अंतिम वेग है, तो जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ दूरी जाने के बाद वहाँ पर वस्तु रुकती है, अर्थात उसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम इन मानों को रख देंगे और जो g है ये g हम जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं अर्थात गुरुत्व के हम
विपरीत कार्य करते हैं तो जो जी का मान होता है वो ऋणात्मक होगा। अब हम इस मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यू का वर्ग यानी प्रारंभिक वेग तो 49 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये 49 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 जी का मान हम ऋणात्मक लेंगे क्योंकि गुरुत्व के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो ऋण 9.8 गुणित एच, तो एच बराबर 49 गुणित 49 धन 2 गुणित ऋण का यहाँ पर 9.8। तो ये जो लिए है मान, तो ये निकलेगा एच बराबर 49 का वर्ग, तो एच बराबर 49 का वर्ग ऋण 19.6। तो यहाँ पर हमको मान निकालना है एच का, तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे 19.6 का, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एच धन 19.6 49 इंटू 6 बराबर 49 गुणित 49, तो एच बराबर 49 में हम 19 इसका भाग दे दिए, तो हमारा निकला 122.6 मीटर। दूसरा है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो समय के लिए हम मान निकालना है, तो समय बराबर निकालना है यानी टी का मान। तो गति का तृतीय समीकरण भी बराबर यू प्लस प्रथम समीकरण से, तो यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर ए त्वरण के लिए है, तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण का लेते हैं यानी जी एच, जी टी कर देंगे। तो जी का मान हम ऋणात्मक 9.8 और जो यू है उसका 49 धन ये मान रख दिए, तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा है, अथवा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। यहाँ पर ये मान दिए हुए हैं। अब हम इन मानों को, जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उस नियम के मान में हम रख देंगे, तो हमें औसत दूरी निकल आएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।